बैंकिंग आदतों से वृद्धि होगी, यही तो स्टेटमेंट वहाँ पे आया था। सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि से बढ़ेगा क्या देश की जनसंख्या, ये भी था, आपको दिखाई देता हूँ। ये दोनों जो मैंने एरो बनाए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट देखो, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। वो मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, ये देश की जनसंख्या में वृद्धि, सेम स्टेटमेंट। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सेम स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट सीधे। इसका आंसर क्या था, सी इसका आंसर था। बात इसका आंसर होगा, होगा डी, यानी जनसंख्या वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। और जैसे ही आप ये पढ़ के जाते तो वह वाला क्वेश्चन आराम से सही करके आते। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि। नहीं पूछा क्या है, के साथ बढ़ता है, तो यहाँ भी वही आंसर होगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो मुद्रा गुणक बढ़ेगा, मल्टीप्लायर होगा और ज्यादा होगा। और यही आंसर वहाँ था, यही आंसर यहाँ है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर यूपीएससी की पीवाईक्यू की इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपीएससी की ये सीरीज कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी माध्यम वालों के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है, ज्योग्राफी ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। ये इकोनॉमी का जो सेशन है वो दूसरा सेशन है, पहला वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। बैंकिंग प्रणाली, वित्त, बीमा, पेंशन, कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ये बताने की आवश्यकता नहीं, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो वहाँ में हमने 2024 कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने 2023 को कंप्लीट किया। देखिए 2024 में 10 क्वेश्चन आए थे, लोगों ने देखा था। फिर हमने 2023 कंप्लीट किया, 2023 से भी मतलब भर के क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए थे। फिर हमने 2022 कंप्लीट किया था और यहाँ से भी 6 क्वेश्चन आए थे। आज हमें 2021 से आगे की क्वेश्चंस करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने हिस्ट्री का जो पहला वीडियो बना था वहाँ से लेकर अभी तक के सारे वीडियो देखे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करे होंगे। मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका कुछ मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए, इसी को देखते रहिए। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपके जो नेत्र हैं वो और ज़्यादा खुलने लगेंगे कि अरे अच्छा ये रह गया वो रह। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको और ज़्यादा समझ में चीज़ें आने लगेंगी। चलिए 2021 का पहला क्वेश्चन करते हैं। आप लाइक शेयर कर देते, कमेंट कर देते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है, यानी किस चीज़ से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? नहीं। बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या वृद्धि होगी? नहीं। लोगों की बैंकिंग आदतों में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या वृद्धि होगी? देश की जनसंख्या में अगर वृद्धि हो जाए तो क्या मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुद्रा गुणक पता होगा, आप कर चुके होंगे प्रिपरेशन। तो मुद्रा गुणक में वृद्धि तब होगी जब लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आप कहेंगे, जैसे मान लो आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए, ठीक है, तो वह बैंक आपके 100 रुपये को जमा करके इस 100 रुपये में से कुछ रुपए आरबीआई को जमा करता है, आप जानते हैं। कुछ रुपए अपने पास रखता है। आरबीआई को जो जमा करता है वो उसको नगद फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश में रखना पड़ता है। खुद के पास वह कैश में भी रख सकता है, सोना खरीद कर, गोल्ड खरीद कर रख सकता है, या सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने खरीद कर रख सकता है। बाकी जो अमाउंट बचेगा उसको फिर वह लोन में दे देता है आगे, ठीक है। लोन वाला क्या करता है, वह रुपए लेकर अपना बिजनेस शुरू करता होगा और फिर वह किसी न किसी व्यक्ति को सामान खरीदने के उपलक्ष्य में रुपए देता होगा, या किसी ने काम किया होगा तो उसे रुपए देता होगा, और वहाँ से रुपए फिर जिसको मिलते हैं वह फिर आकर कहीं ना कहीं हो सकता है बैंक में जमा कर दे। तो ये गए सिर्फ 100 रुपये थे हमने जमा किए, लेकिन इससे बन कई हजार रुपए जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मुद्रा गुणक, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही देश को फायदा होता है, ठीक है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणांक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड के स्टॉक के अनुपात से है। तो ये फार्मूला भी याद कर ले, क्योंकि 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स जो हुआ था आपने देखा, वहाँ फार्मूले पूछे गए थे। वहाँ राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा वह सब
बाकायदा क्वेश्चन सी सेट फॉर्म में पूछ दिया गया था, मैथ की रीजनिंग सब लगा के पूछ दिया। तो ये भी अगली बार आपसे पूछ सकता है। मुद्रा गुणक का फार्मूला क्या होता है? तो मुद्रा गुणक का फार्मूला होता है मुद्रा में के स्टॉक अपान शक्तिशाली मुद्रा। एम से तात्पर्य मुद्रा का स्टॉक, एच से तात्पर्य शक्तिशाली मुद्रा। ठीक है, चूंकि मुद्रा का स्टॉक सामान्यतः शक्तिशाली मुद्रा के मूल्य से अधिक होता है। जो मैंने बोला, शक्तिशाली मुद्रा हमारे पास 100 ही थी, लेकिन इससे बन कई रुपए जाएंगे। ठीक, कई गुना रुपए इससे बन जाएगा, इसलिए मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होता है। चिंता की बैंकिंग आदतों की वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा। तभी लोग कहते हैं, तभी छापा वापा भी पड़ता है सब, कि आप घर के अंदर अपना जो मनी है वह ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर आप घर के अंदर मान लो 1000 रुपए रखे हुए हैं तो वह 1000 ही रहेंगे, 1000 का मुद्रा गुणक नहीं होगा, बढ़ेंगे नहीं रुपए। लेकिन अगर वही 1000 रुपये आप बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक उसको घुमा फिरा के 1000 रुपये के बदले हो सकता है 5000 का काम देश से करा ले। भारत अपना 5000 का काम कर ले, इंडिया 5000 का काम कर ले 1000 रुपये के बदले। ठीक है, तभी कहा जाता है घर में रुपए ना रखो। इसीलिए नई गवर्नमेंट आई थी जब, तो सबके अकाउंट खुलवाए गए थे जीरो बैलेंस से भी, क्योंकि अगर अकाउंट होगा तो कहीं ना कहीं लोग बैंकों में जाना आना करते रहेंगे। जितना बैंकों में आना जाना होगा उतना मुद्रा गुणक बढ़ता रहेगा। चलिए, मैंने विस्तार से पढ़ा दिया, आप मुद्रा गुणक के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी, इतना ही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल यानी ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। ऐसा ऊपर भी क्वेश्चन कोई आया था कि कौन कौन सा बॉन्ड खरीद कर सकता है, कौन नहीं बॉन्ड खरीद कर सकता है। तो क्या खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से खरीद सकते हैं? बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान यानी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। क्या ये रिजर्व बैंक का है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। क्या ये दोनों संयुक्त रूप से इसका प्रवर्तन करते हैं? तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1 और 2। तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। क्यों गलत है तीसरा? आओ व्याख्या देखें। फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के साथ क्रेडिट खाते खोलने, सीधे सरकारी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी। यानी अब सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद सकता है खुदरा निवेशक। कब आया था? फरवरी 2021 में। क्वेश्चन कब पूछा गया? 2021 में। समझ गया आप? 2-3 महीने के बाद जस्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्योंकि मई जून में पेपर हुआ होगा, जून में ही तब होता था, अब मई में होने लगा। आरबीआई ने खुदरा निवेशकों को आरबीआई के माध्यम से सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहुंच प्रदान की है। ये स्टेटमेंट फिर से आ सकता है एग्जाम में। इसके तहत खुदरा निवेशक गैर प्रतिस्पर्धी बोलियों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर खुद को पंजीकृत करके सरकारी बॉन्ड खरीद सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड खरीदने का एक अन्य तरीका सरकारी प्रतिभूतियां म्यूचुअल फंड है। बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान आरबीआई के स्वामित्व वाला सरकारी प्रतिभूतियों का मंच है। इसकी सदस्यता बैंकों, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि जैसी संस्थाओं के लिए खुली है। ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, ना कि आरबीआई और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के संयुक्त उद्यम के द्वारा। तो वहाँ दोनों था, इसीलिए गलत था। सिर्फ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित क्या सम्मिलित है? अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। क्या ऐसा होगा? अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। क्या ऐसा होगा? बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। क्या ऐसा होगा? इसमें से कौन सा सही विकल्प है ये आपको बताना है। तो इसमें केवल 2 होना चाहिए। जब बैंकों के पास रुपया नहीं रह जाता है, जब अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, जब बैंकों के पास रुपया नहीं रह जाता है तो वह केंद्रीय बैंक यानी
अपने यहाँ की बात करें तो आरबीआई से उधार लेकर काम चलाते हैं। आरबीआई देश की बैंकिंग वित्तीय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर करता है। सभी बैंकों के लिए अंतिम उधारकर्ता की भूमिका निभाता है। जैसे आपको पूछे आपके पास पैसे की कमी है, कहाँ जाएंगे, तो पापा जी से रुपए लेंगे जाके। अंतिम एक ही रहता है कि पापा से रुपए मांगेंगे। या कुछ लोगों के दोस्त भी होते हैं कि अगर कहीं नहीं काम चला तो फलाना व्यक्ति है वह जरूर दे देगा। जैसे अगर आप तारक मेहता देखते होंगे तो किसकी बात होनी चाहिए, कहीं कुछ नहीं हुआ तो जेठालाल तो रुपए दे ही देगा टाइप। ठीक है, वैसे ही अगर बैंकों के पास समस्या आई तो आरबीआई अंतिम है कि हाँ वहाँ से तो मिलना ही मिलना है। तो आरबीआई व्यापार उद्योग निकाय को अन्य स्रोतों से ऋण की प्राप्ति की विफलता पर सरकार को बजटीय घाटों की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। क्या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। क्या इनमें से सही होगा? 1 और 2, 2 और 3, 1 3 1 2 3। तो इसका सी सही है, 1 और 3 सही है और 2 गलत है। और दूसरे की वजह से ही क्वेश्चन पूछा गया। उस समय ऐसी चर्चाएं हो रही थी तो यही क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं या नहीं। करंट अफेयर्स में मुद्दा था कि आरबीआई को क्या सरकार निर्देश दे सकती है या नहीं, तो नहीं। बाकी तो दोनों नॉर्मल चीज़ें हैं कि अधिनियम से ही उसे पावर प्राप्त होगी और केंद्र सरकार ही नियुक्ति करती है। तो आप बताइए इस समय केंद्र सरकार ने किसकी नियुक्ति की है आरबीआई गवर्नर के पद पर? नई नई नियुक्ति हुई है, आपको पता होगा करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 7 के अनुसार केंद्र सरकार बैंक के गवर्नर के परामर्श से समय समय पर बैंक को जनहित में आवश्यक निर्देश दे सकती है। यहाँ क्या लिखा है? भारतीय संविधान में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान के केंद्र सरकार के में जनहित। तो यहाँ संविधान लिखा है तो संविधान में आरबीआई का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कहाँ लेना देना है? अधिनियम 1934 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34 में जो अधिनियम आया था भारतीय रिजर्व बैंक का, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार बैंक के गवर्नर के परामर्श से समय समय पर बैंक को जनहित में आवश्यक निर्देश दे सकती है, लेकिन गवर्नर के परामर्श से। लेकिन ये संविधान में ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा था? संविधान। कई क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, आपने पॉलिटी वाले में देखा था, संविधान जहाँ पर भी होता था वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा थोड़ा समझ के चलने वाली होती थी। और परिभाषित मैंने पॉलिटी वाले में बताया था, परिभाषित केवल 2 ही 3 चीज़ें हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो क्वेश्चन इन्हीं 2 की वजह से बना है, तीसरे का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, तीसरा तो बस डाल दिया गया पॉइंट। तो क्या सभी अनियत मजदूर जो हैं वह कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं? क्या ऐसा है? और मेनली इसी की वजह से क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि ये गलत है। ये मुद्दा था कि क्या अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि में सुरक्षा के हकदार हैं, तो सभी नहीं है। ठीक है, सभी नहीं है। कौन होंगे? और पहला गलत जैसे ही आप करते हो वैसे आपको आंसर मिल जाता है। और कई बार क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट की वजह से क्वेश्चन आता है, बाकी 2-3 स्टेटमेंट तो मजबूरी में डालने होते हैं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना है, वरना क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट की वजह से आता है। ठीक है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय समय पर भुगतान, ये तो हमेशा से ही रहा है। ठीक है, कि आप समय पर भुगतान करें, नियमित कार्य समय हो, जहाँ काम हो रहा है वहाँ वातावरण, यानी ऐसा ना हो कि काम करने का जो मन है वही ना लगे, मतलब पीने का पानी हो, बढ़िया से हवा आ रही हो, मतलब चीज़ें ठीक हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए मजदूरी संहिता 2019 की वजह से
ये सब चीज़ें हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिपीट होगा क्वेश्चन। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। नंबर 2, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया है। कौन सा इनमें से सही होगा? तो इसका बी सही होगा, 2 और 3। पहला गलत है, पर्यवेक्षण, विनियमन और स्थापित करना यहीं पे फंसाया गया है, बाकी तो सही है। पढ़ लेते हैं व्याख्या, इस पे रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय मंडल द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि इनका पर्यवेक्षण विनियमन आरबीआई और राज्य के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 प्राथमिक सहकारी बैंकों को आरबीआई की अनुमति से इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने की प्रदान करता है, लेकिन आरबीआई की अनुमति से ही। शहरी सहकारी बैंकों की व्यावसायिकता के बारे में चिंताओं ने बेहतर विनियमन की ओर बल दिया। बड़े सहकारी बैंकों जिनकी चुकता शेयर पूंजी और कोष 1 लाख है, 1966 से बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कार्य क्षेत्र में लाया गया है। साथ ही रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से बॉन्ड पे क्वेश्चन आ गया। कितने क्वेश्चन बॉन्ड पे आ गए मैंने कल वाले सेशन में और आज के सेशन में आपको बताते रहा हूँ। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? क्या यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से? इस पे ऑलरेडी कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे यूएसए पर। क्या भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से? क्या मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से? तो भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल किससे प्रभावित होता है? तो इन तीनों से प्रभावित होता है। यही क्वेश्चन कल भी था यूएसए वाला ही, कि वहाँ अगर ब्याज घटेगा बढ़ेगा तो क्या अन्य देशों पर फर्क पड़ेगा? तो अवश्य फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का डॉलर हर जगह ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, डॉलर ऊपर नीचे होगा तो रुपया ऊपर नीचे होगा, रुपया ऊपर नीचे होगा तो व्यवस्थाएं गड़बड़ होनी जरूरी ही है, आवश्यक ही है, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं डॉलर से रिलेट हो ही जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो कुछ भी करेगा तो बॉन्ड में चेंजेस आएंगे ही, और मुद्रास्फीति बढ़ेगी या घटेगी तब भी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाइयाँ भी भारतीय सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करता है, जो मैंने बताया ब्याज दर बढ़ेंगी घटेंगी तो निवेशक सरकारी बॉन्ड का विक्रय करेंगे, जिसके फलस्वरूप बॉन्ड के मूल्य में कमी होगी और बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे ही आरबीआई जब तरलता बढ़ाएगा या घटाएगा तो उसमें बॉन्ड की मांग को सीधे प्रभावित करेंगे। ठीक है, 2022 का यानी 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 7 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिए गए। 2022 का 21 का खत्म करने के बाद चलते हैं 2020 में। पहला क्वेश्चन, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तात्कालिक रूप से कहा है उसने। मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी क्या? मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की वृद्धि होगी क्या? अधिक वृद्धि होगी या अपरिवर्तित रहेगी? तो इसका आंसर अपरिवर्तित रहेगी होना है, चाहे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बैंक में पड़ा रहे या आपके हाथ में पड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर डिमांड डिपॉजिट के अलावा और कोई अकाउंट होता तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते थे। ठीक है, ये वही कहानी है, इतना हमें महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी ICR पद का क्या महत्व है? यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट की वजह से पूछा गया है।
तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो ए आंसर सही होगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखो अब आपको ये भी पकड़ने में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा किस वजह से गया है, कौन सा स्टेटमेंट पूछना चाह रहा था यूपीएससी, उसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डाल दिया उसने। तो जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसी स्टेटमेंट में कुछ खराबी होगी। ठीक है, या तो वह सही होगा या गलत होगा, बाकी दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। तो क्वेश्चन आपको ये समझना है करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते कि किस स्टेटमेंट की वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ लिखा है उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, तो बस यही आपको पकड़ना है, जितना अधिक होगा समाशोधन क्षमता उतनी खराब होगी नहीं, जितना कम होगा उतनी खराब होगी, डेट्स इट। तो आप बार बार पीवाईक्यू करेंगे तो यही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है आप सही करके आएंगे, क्योंकि आपने यूपीएससी का माइंड पकड़ लिया। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन आप ऐसे करके आएंगे। आपके पास नॉलेज होगी, प्रैक्टिस किया होगा तो 2-4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि 40 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, वो सब नहीं होता है। ठीक है, एग्ज़ाम देकर आइए, समझ में आएगा। चलिए, तो आईसीआर पे फिर से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया टॉपिक है, आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में बस देख लेते हैं, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, ना कि खराब होगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है, ये लाइंस आपको इतना याद रखना है। ब्याज व्याप्ति अनुपात होता क्या है? ब्याज व कर देने से पूर्व निवल लाभ अपान दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज। तो ये फार्मूला भी आप याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वह अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र हैं। क्या वह अल्पकालीन है? जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी जमा प्रमाण पत्र है वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। शीघ्रवती द्रव्य यानी कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्त है। शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले अल्पकालीन बॉन्ड है। यानी आप समझ गए होंगे कि सर क्वेश्चन इस व्यक्ति ने इस शब्द के ऊपर पूछा गया है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्पावधि, अल्पकालीन, इसी में कुछ अंतर है, इसी से क्वेश्चन सही होना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा ये आप देख लीजिए। सी वाला सही है, 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। गलत है तो सही कैसे होगा? सिर्फ ऐसे कि दीर्घकालीन की जगह आप अल्पकालीन कर दें और अल्पकालीन की जगह दीर्घकालीन कर दें, आंसर सही हो जाएगा। चाहो तो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल मनी देख लेते हैं। कॉल मनी का मतलब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला तो सही है, उपयोग बैंक के अपनी आपसी लेन देन में होता है। अगली बार ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि कॉल मनी का मतलब क्या है। तो कॉल मनी का मतलब है ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किए जाते हैं, कि मैंने आपको 1000 रुपये दिए इस शर्त पर कि आप अगले दिन हमें वापस कर देंगे। लेकिन इसका उपयोग क्या व्यक्तियों के बीच होता है? यहीं इसका उपयोग बैंक के आपसी लेन देन में होता है। बैंक आपस में जो लेन देन करते हैं कि आप हमें आज दे दो, कल हम वापस कर देंगे, उसे बोलते हैं कॉल मनी। ये अगली बार क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड, ये एक ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज अदा नहीं करता है लेकिन यह डिस्काउंट पर व्यापारित होता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ 80 रुपये की है तो आपको पल्लो 85 रुपये में मिल जाएगी, जब आप बेचोगे तो 100 रुपये में ही बिकेगी। यहाँ पर आपको 15 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर आपको ब्याज मिलेगा। आपने पढ़ाई होगा ये। ठीक है, दूसरा है जमा प्रमाण पत्र। तो देख लेते हैं। जमा प्रमाण पत्र एक विशिष्ट प्रकार के मुद्रा बाजार प्रपत्र हैं जिसे बैंक अपने समय जमा की गई मुद्रा जमाकर्ता को जारी करता है। जमा प्रमाण पत्र अथवा सर्टिफिकेट डिपॉजिट के लिए कम से कम 1 लाख का निवेश आवश्यक है। इसके पश्चात इसे गुणक में जारी किया जा सकता है। अल्प अवधि का प्रपत्र है। और यहाँ जमा प्रमाण पत्र क्या लिखा था? दीर्घकालीन का। वही मैंने बोला आपसे। ठीक है, और यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड क्या लिखा था? अल्पकालीन। यहाँ पे क्या है? अल्पकालीन। यहाँ क्या लिखा है? ब्याज अदा नहीं करता लेकिन बड़ी छूट पर व्याप्तित होता है। ठीक है, छोड़िए। नंबर 4 चलते हैं। यदि आरबीआई प्रसारवादी
मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो नहीं पे ध्यान रखिएगा। आरबीआई अगर चाहता है प्रसारवादी मौद्रिक नीति विस्तार करे तो क्या करेगा? वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करेगा। यस। सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा। यस। बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को घटाना। यस। तो इनमें से पूछा है नहीं क्या नहीं करेगा, तो एक काम नहीं करेगा बढ़ाने वाला, बाकी सब काम करेगा। घटाएगा। यस। घटाएगा। यस। सिर्फ बढ़ाएगा नहीं, तो बढ़ाएगा नहीं तो वही नहीं वाला नहीं आंसर हो जाएगा। तो कभी भी प्रसारवादी मौद्रिक नीति अपनानी है तो वैधानिक तरलता अनुपात को घटाना होगा, बैंक दर को घटाना होगा, जिससे लोग रुपया खूब लें। विस्तारित का मतलब प्रसारवादी या विस्तारित का मतलब क्या है? रुपया को फ्लो करो, बाहर रुपए भेजो, भैया खूब रुपए लो, जनता के पास रुपया रुपया हो, सबके मजे मजे। तो वो कब होंगे? जब आप बैंक दर को घटाओगे, रेपो दर को घटाओगे, ब्याज घटाओगे कि ब्याज कम है, रुपया लो खूब लो। वैधानिक तरलता अनुपात को भी घटाओगे जिससे पैसा मार्केट में आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ चाहो तो पढ़ लो। यहाँ वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, सीमांत सुविधा सबको घटाएगा ही। ठीक है, तभी तरलता में वृद्धि होगी। यानी संकुचनकारी करेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। संकुचनकारी क्या होता है? पैसा वापस लो। संकुचनकारी में पैसा वापस लो, वापस लो, वापस लो, इसका मतलब सब कुछ बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ा देगा, वैधानिक तरलता अनुपात सब कुछ बढ़ाने पे आ जाएगा। बाकी आपने पढ़ा ही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो डीसीसीबीज होती हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। फिर से पढ़ो। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जो डीसीसीबीज हैं वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। क्या ये सही है? डीसीसीबीज का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। कौन सा सही है? तो केवल दो सही है, पहला गलत है क्योंकि डीसीसीबीज इनसे ज़्यादा ऋण नहीं देते हैं, बल्कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक ज़्यादा ऋण देते हैं डीसीसीबीज की तुलना में। बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप डीसीसीबीज पढ़े होंगे, एससीसीबीज भी पढ़े होंगे, सब कुछ पढ़े ही होंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आप चाहें तो इनके आंसर पढ़ के पहले भी बता सकते हैं कि 6 का बी होगा, 6 का सी होगा, 6 का ए होगा। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? कौन से लाभ उसे मिलेंगे? नंबर 1, यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचलित करने में लगने वाली लागत उसे मिलेगी। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत उसे मिलेगी। यदि साइबर बलात्ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत उसे मिलेगी। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत का लाभ होगा उसे। इनमें से कौन सा होगा? तो बी वाला सही है, 1, 3, 4। दूसरा जो है वह गलत है, बाकी सब सही है। कंप्यूटर की लागत उसे नहीं मिलेगी, बाकी सब ठीक है। इस पे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ना के बराबर। 2019 में प्रवेश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित है। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? सेवा क्षेत्र उपागम एकीकृत ग्रामीण बैंक का कार्यक्रम या अग्रणी बैंक योजना या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो बी वाला सही होगा, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम के तहत सेवा क्षेत्र उपागम आया था। बाकी ये उस समय करंट में रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया होगा। बाकी इसमें इतना कोई खास नहीं। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम, निवेश, जमा, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या शामिल नहीं है? वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या वह अग्रिम ले सकते हैं? क्या वह जमा ले सकते हैं? क्या वह निवेश ले सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? तो वह जमा जो है वह
नहीं शामिल है वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में। परिसंपत्ति क्या होती है? एसेट। जमा जिसने की है वह रुपया वापस लेने आएगा, तो वह बैंक की परिसंपत्ति नहीं है। जैसे आप हमारे पास अपना पैसा उधार रख जाओ, या पैसे को छोड़ो मोबाइल उधार रख जाओ, तो क्या मैं उस मोबाइल को अपना कहने लगूंगा? कोई आएगा कहेगा ये मोबाइल बढ़िया, मैं कह दूंगा ये मेरा ही है, ऐसा तो नहीं कहूंगा ना। मैं क्या कहूंगा? ये फलाने व्यक्ति का मोबाइल है। ऐसे ही कोई जमा रुपया करने आता है बैंक में, तो बैंक उसको अपनी परिसंपत्ति नहीं बताता है, एसेट अपनी नहीं बताता है, बल्कि कहता है ये एसेट फलाने व्यक्ति की है। तो जमा उसमें नहीं होता, बाकी अग्रिम जो है वह उसकी होती है, निवेश उसका ही होता है, मांग अल्प सूचना उसकी होती है। क्वेश्चन यहाँ से फिर से रिपीट हो सकता है, तो ये रिपीट आए उससे पहले आप पढ़ लीजिए। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, निवेश, ऋण, अग्रिम, मैच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर की सरकारी प्रतिभूतियाँ, कैश एट द सेंट्रल बैंक, कैश इन हैंड, बिल्स डिस्काउंटेड, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? कि भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना, या केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजना को संबल प्रदान करना, या 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना, या 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो यह सहसंग उधारी के अंतर्गत है अधिक तेजी से समाधान का लक्ष्य रखना। कौन सा सही है? तो डी वाला इसका सही था, उस समय करंट में था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारतीय बैंक अपने ऋणों को एनपीए में डालते हैं, जिनकी किस्त ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं होता। एनपीए आपने पता है। और 2018 से एक नया बता दूं, अगले साल हो सकता है ये क्वेश्चन पूछी जाए। 2018 से एनपीए लगातार कम हो रहा है। कंटिन्यू का शब्द आएगा, आपको लगेगा लगातार थोड़ी होगा, लेकिन लगातार एनपीए 2018 से कम हो रहा है। वो 2018 दे भी सकता नहीं, वो क्या पूछेगा? हाल फिलहाल के वर्षों में एनपीए लगातार कम हो रहा है। यस, सही है, क्योंकि कई काम किए गए हैं उसके संबंध में। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन, अगर एनपीए वगैरह के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो एक बढ़िया सा बैच अगर आएगा तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या करना है आगे। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, बीबीबी, बैंक बोर्ड ब्यूरो। यहाँ भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था 2016 से, एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, तभी यह क्वेश्चन पूछा गया। और पिछले कल भी हमने पढ़ा था, बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब तो नहीं आना चाहिए, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, इसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि क्या करता है? नंबर 1, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। नंबर 2, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें, ऐसा किया जाएगा। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। क्या? सीएजी, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कौन सा इनमें से सही है? तो हमें पता है केवल एक सही होगा, क्योंकि बात हो रही है स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा की, तो उसमें एक कंपनी है या मान लो कोई चीज़ है, तो उसका कैग से क्या लेना देना? कैग तो सरकारी जो कंपनीज हैं, सरकारी जो चीज़ें हैं, उनका लेखा परीक्षा करता है ना, तो उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा, ये सब प्रणालियाँ जो हैं उसका स्वामित्व संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा होगा तब तो दिक्कत है। हाँ, लेकिन ऐसी आपने भी चर्चाएँ खूब सुनी होंगी और इस समय भी चर्चाएँ खूब सुनी होंगी कि जो भी डेटा है वो भारत में ही रखा जाए, भारत के बाहर डेटा ना जाए। तो ये आप देखते ही लगा देंगे क्वेश्चन का आंसर कि पहला तो 100% सही है, क्योंकि सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, इकोनॉमी में ही नहीं, आप देखिए अगर कोई
जो 5G वाला सिस्टम आ रहा है, जो स्पेस एक्स के मालिक जो एलन मस्क ला रहे हैं, तो उनसे भी यही कहा गया है भारत सरकार के द्वारा कि आप जो भी डेटा रखेंगे वह भारत के अंदर ही रखें। ऐसे ही अन्य मेटा वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनसे सरकार यही कह रही है कि आप जो भी काम भारत में कर रहे हैं उसका जो डेटा है वो बहुत ज़रूरी है, उसका डेटा आप यहीं स्टोर करके रखें, उसका आप बाहर ले जाकर उपयोग ना करें, क्योंकि डेटा की पूरी कहानी है। तो आप इसको अगली बार आएगा तो आप ऐसा कोई स्टेटमेंट हो तो हाँ सही है, भारत सरकार हमेशा प्रयासरत रह रही है कि डेटा बाहर ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें और कुछ तो इतना नहीं होगा कि पढ़ा जाए, ठीक है, दोबारा मैसेज, ठीक है, इतना कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक। सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? हम हर रोज कोई ना कोई क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि देखो भाई रिपीट हुआ। पहले ही क्वेश्चन आज का हमने पढ़ा था मुद्रा गुणक पर, फिर से मुद्रा गुणक पे क्वेश्चन आ गया। अब तो आप जानते हैं पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है। रिपीट 2 बार 3 बार जब मन ना करे पीवाईक्यू पढ़ो, बहुत कुछ फायदा होने वाला है इससे। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर। आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि से बढ़ेगा क्या? जनता की बैंकिंग आदतों से वृद्धि होगी, यही तो स्टेटमेंट वहां पे आया था। सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि से बढ़ेगा क्या? देश की जनसंख्या, ये भी था, आपको दिखाई देता हूँ। ये दोनों जो मैंने एरो बनाए हैं ये दोनों स्टेटमेंट देखो, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। पहला क्वेश्चन, 2 मिनट का वेट करिए बस, अभी हम पहले ही क्वेश्चन आपको रिपीट 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 दिखाते हैं। रोज मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है ये, देश की जनसंख्या में वृद्धि, सेम स्टेटमेंट। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सेम स्टेटमेंट, कॉपी पेस्ट सीधे। और इसका आंसर क्या था? सी इसका आंसर था। वहां किस क्या आंसर होगा? वहां होगा डी, यानी जनसंख्या वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। और जैसे ही आप ये पढ़ के जाते तो वह वाला क्वेश्चन आराम से सही करके आते। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि। नहीं, पूछा क्या है, के साथ बढ़ता है, तो यहाँ भी वही आंसर होगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी तो मुद्रा गुणक बढ़ेगा, मल्टीप्लायर होगा और ज़्यादा होगा। और यही आंसर वहाँ था, यही आंसर यहाँ है, यही एक्सप्लेनेशन वहाँ था, यही एक्सप्लेनेशन यहाँ है। यही मैंने फार्मूला वहाँ भी बताया था, यही फार्मूला यहाँ है। आदतों में वृद्धि होगी जनता की तो अपने आप मुद्रा गुणक बढ़ेगा। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। नंबर 1 2018 में प्रवेश करते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था, लगातार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कहते हैं लगातार थोड़ी होगा, इसको गलत कर देंगे, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी गलत हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। कौन सा सही है? तो इसका बी सही है, केवल 2। पहला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, वह है लगातार। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लगातार एनपीए कम हुआ है, आप तुरंत देखोगे कहोगे लगातार लिखा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होगा, जबकि वहाँ पर सही हो जाएगा। तो कई बार लगातार, हमेशा, सही, सभी, ये सब स्टेटमेंट सही भी हो जाते हैं और कई बार गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या से जूझ रहे हैं जिनका असर उनकी बैंकिंग गतिविधियों में पड़ रहा है, यही सब मैंने बताया और इसी पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा, लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है उसे वैध मुद्रा कहेंगे। क्या बकवास कर रहे हो साहब। वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, क्या उसे कहते हैं? यस, हो सकता है। चेक, ड्राफ्ट, विनियम, बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, किसी देश में चलन में धातु मुद्रा नहीं। तो इसका आंसर होगा पी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है कि आपको करना ही पड़ेगा, उसे वैध मुद्रा कहते हैं। जो अपने यहाँ नोट और करेंसी चलती है वह सब वैध मुद्रा, जिस पर लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक आपको 100 रुपये भुगतान करने का वचन देता है। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं।
CAR पे भी क्वेश्चन कई आए हैं। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। आप एक बात बताइएगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्या इसकी हिंदी जो भी है आपको कितनी समझ में आती है? 100%, 70%, 50%, 80%, जितने भी हमने PYQ किए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के, हिंदी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऊपर से निकल जाती है और आप इंग्लिश आती नहीं, हिंदी समझ में नहीं आई, तो आप उसको कैसे करके आएंगे आंसर? है ना समस्या? तो यह भी समस्या हिंदी माध्यम वालों के लिए बहुत विकट है। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। क्या ऐसा होगा? अलग अलग किया जाएगा? नहीं, यही गलत है, पहला सही है। और पहले की हिंदी क्या है आप पढ़ के देख सकते हैं। तो CAR का निर्धारण अलग अलग नहीं होता है, बल्कि CAR का निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और सबके लिए समान ही होता है। कब अपनाया गया ये भी ध्यान रखिएगा, 1992 में CAR को अपनाया गया था। नंबर 4 पढ़ते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? यानी इनमें से कई सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे सही क्या है? यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाले प्रोत्साहन है। मैंने पहले बोला था जब ऐसे क्वेश्चन करो तो ऊपर से नहीं, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार आंसर नीचे से होता है। तो देखिए सी वाला आंसर है, ऊपर के दोनों आंसर नहीं है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। ये भी चर्चा में था, बहुत महत्वपूर्ण था उस समय और इस समय भी, कि बैंक द्वारा जब व्यापारी जो डेबिट कार्ड से भुगतान लेते हैं उस पर एक शुल्क लगता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है बैंकों के लिए, बहुत कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता है उससे, तो उसको छूट दे दी जाती है कि हाँ कोई बात नहीं, आपसे रुपया नहीं लेंगे, ये शुल्क नहीं लेंगे, आप खूब डेबिट कार्ड से भुगतान करवाइए। तो उसके लिए ये था। ठीक है, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन जोड़ता है, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड जोड़ता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जोड़ता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जोड़ता है या भारतीय रिजर्व बैंक जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा सी वाला, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है वह ATM को जोड़ता है। चलिए 2017 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? केवल निवासी भारतीय नागरिक सम्मिलित हो सकते हैं, केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं, या सशस्त्र बलों समेत केंद्र के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं वह इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, भारत के सभी नागरिक चाहे वह निवासी हो या अनिवासी 18 वर्ष की उम्र से लेकर 65 वर्ष तक NPS में शामिल हो सकते हैं। तो पेंशन पे कई मामले चल रहे हैं, इतना ज़्यादा चर्चा में है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पेंशन पे आपको नज़र बनाए रखनी है। ठीक है, NPS राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति कराना, लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना, युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो लघु वित्त बैंक क्यों बनाए जाएंगे? क्या वह तीनों के लिए बनाए जाएंगे? नहीं, 1 और 2 के लिए बनाए जाएंगे, लघु व्यवसाय और लघु सीमांत कृषक, न कि युवा उद्यमियों के लिए। ठीक है, लघु वित्त बैंक क्यों स्थापित किए जाएंगे यहाँ पे लिखे 5 पॉइंट, आप इसको पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस तो नहीं है, लेकिन मे भी हो जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अभी ऊपर पढ़ के आए 2017 में ही देखो क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, ये 2018 में पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 2018 में पूछा गया और 2017 में भी इस पर क्वेश्चन आया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में सहायता करता है। एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपये प्रारंभ की है। कौन सा सही है? तो दोनों सही है। यहाँ देखो ये वाला अगर स्टेटमेंट आप पढ़ के जाते तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं सही हो जाता अगर आप उसकी व्याख्या पढ़ के पहले से जाते तो, कि एनपीसीआई जो है वह कार्ड का कुछ लेना देना करती है और कार्ड का लेना देना ही एटीएम से होता है। और यहाँ क्या लिखा है? एटीएम को कौन संचालित करे? तो कहीं ना कहीं आप तुक्का भी मारते तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, वाह क्या हिंदी है, यूपीआई। आपको लगेगा कौन सा क्वेश्चन आ गया? यूपीआई की बात हो रही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाविता है? पहले तो आप ये देखो यूपीआई इस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने देश ऐसे हैं जहाँ यूपीआई चल रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। करंट में क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी कई एग्जाम्स में, केवल यूपीएससी में, कई एग्जाम्स में। तो यूपीआई को कार्यान्वित करने में निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभावना है? सर्वाधिक। ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे, क्या ऐसा है? लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी, क्या ऐसा है? पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि हो जाएगी, अच्छा मतलब यूपीआई से एफडीआई बढ़ जाएगा, वो भी भारी मात्रा में। निर्धन व्यक्तियों को उपदानों सब्सिडीज का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। मतलब यूपीआई से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कैसे प्रभावी हो जाएगा भाई? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका आंसर हम बताएंगे कल। बाकी आपको कैसा लगा? आपने लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। आप कौन सा सीरीज चाहते हैं इसको आप कमेंट कर सकते हैं, वह सीरीज आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।